साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कलाम जेस अकेडमी में। मैं मनदीप चौहान। प्यारे साथियों, जैसे कि हम भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन हम निरंतर रूप से पढ़ते जा रहे हैं। हमने इससे पहले आपको 4 वीडियो दे चुके हैं जो कि भौगोलिक विभाजन के ऊपर। जैसे हमने शुरुआत इस तरह से हमने जाना कि उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 8 भागों में बटा हुआ है, उसे हम वीडियो बाय वीडियो आपको कवर कराते जा रहे हैं। प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल कलाम जेस अकेडमी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको बेल आइकन पर जाएं, उसे प्रेस कर लें, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और जो हम निरंतर रूप से आपके सामने वीडियो डाल रहे हैं वो आपके सामने आती रहेंगी। हमने जैसे लास्ट टाइम तक आपका भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे पहले जाना है गंगा का तराई क्षेत्र पढ़ा है, उसके बाद हमने तराई क्षेत्र के बारे में वर्णन किया है, उसके बाद हमने ऐसे ही आपका शिवालिक एरिया, दून हिमालय क्षेत्र और मध्य हिमालय क्षेत्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ऐसा तो इसी तौर पर हम अगली क्षेत्र के बारे में वर्णन करने वाले हैं और अगला क्षेत्र है हमारा वृद्ध या उच्च हिमालय क्षेत्र। इसको हम डिटेल से जानने वाले हैं। आइए साथियों जानते हैं। पहले तो बात करेंगे वृद्ध हिमालय क्षेत्र की, तो इसके ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो है इसकी 4500 से 7817 मीटर है। जैसे कि हम कहें उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी है। वैसे तो जो नंदा देवी आपकी चोटी है उसकी ऊंचाई भी आपकी 7817 मीटर है। तो हम ये कह सकते हैं वृद्ध उच्च हिमालय जो क्षेत्र है आपका वो 4500 से 7817 मीटर तक है, अर्थात नंदा देवी की सबसे ऊंची चोटी तक है। इस प्रकार हम जाने इसकी चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई में जाए तो 15 से 30 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई फैली हुई है। आगे हम जान लेते हैं कि इस क्षेत्र के अन्य क्या क्या नाम हैं। आइए साथियों जानते हैं। तो अन्य क्षेत्र में जाने तो इसका पहला नाम मिलता है हिमाद्री। अब आपके मन में आएगा हिमाद्री नाम क्यों दिया गया होगा, तो क्योंकि यहाँ आपके 4500 से ऊपर की जो रेंज है यहाँ हमारे उत्तराखंड में बर्फ गिरने लगती है और बर्फ के कारण आपके हिमपात अधिक होता है और हिम जमा रहता है। तो हम इस वजह से इसका नाम हिमाद्री रखा गया है। दूसरा इसका नाम मिलता है उच्च हिमालय क्षेत्र। तो ऊंची पहाड़ियों पर बसा हुआ है, इस प्रकार एक नाम मिल जाता है उच्च हिमालय। इसको महान हिमालय बोला गया है या ग्रेटर हिमालय या मुख्य हिमालय, और इसी को हम आंतरिक हिमालय भी कह देते हैं। तो प्यारे साथियों, अभी तक हमने जाना कि इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ कितनी आपकी वर्षा होती है। तो वर्षा की बात करें तो यहाँ सबसे कम न्यूनतम वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ हम कहेंगे आंतरिक हिमालय है या बर्फ का एरिया ज़्यादा है। तो वर्षा कितनी कम होती है, तो 70 से 80 किमी हम कह सकते हैं। अगर वर्षा की बात की जाए तो यहाँ सबसे कम वर्षा होती है, 70 से 80 सेमी यहाँ वर्षा होती है। और यहीं अगर हम बात करें जलवायु की कि यहाँ जलवायु कैसी पाई जाती है, तो यहाँ हिमानी जलवायु पाई जाती है 2200 मीटर के ऊपर का क्षेत्र में। तो 2200 मीटर के ऊपर का जो क्षेत्र है यहाँ आपकी जलवायु पाई जाती है हिमानी। और मूल रूप से यहाँ जो जाति बसने वाली है वो है आपकी भोटिया जनजाति। आपसे प्रश्न आएगा कि मैं कह सकते हैं वृद्ध उच्च हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक बसने वाली जनजाति कौन सी है, तो हम भोटिया समुदाय कहेंगे। क्योंकि आपको कह दें कि ऊपरी क्षेत्र पड़ रहा है और ऊपरी क्षेत्र में जैसे उत्तराखंड के हम शीर्ष में जाएं तो उत्तराखंड के शीर्ष में 3 आपके जनपद पड़ते हैं। जैसे हम यहाँ मान लेते हैं उत्तरकाशी, बीच में चमोली मान लेते हैं और इधर हम पिथौरागढ़ मान लेते हैं। तो पिथौरागढ़ में सर्वाधिक आपकी भोटिया जनजाति रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न आए कि भोटिया जनजाति कहाँ रहती है तो पिथौरागढ़ आपका आएगा आंसर। और भोटिया जनजाति अपने समय समय पर ऋतु प्रवास करती रहती है। अगर प्रश्न आएगा कि कौन सी जाति आपकी ऋतु प्रवास अधिकांश करती है, तो याद रखेंगे भोटिया समुदाय। और भोटिया समुदाय की बात कर रहे हैं तो भोटिया समुदाय जो कि चमोली में पाया जाता है उसे मारछा या तोलछा नाम से भी जानते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि ऐसा समुदाय जो भोटिया समुदाय आपका चमोली में रह रहा है उसे किस उपनाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे मारछा या तोलछा। ये कहाँ रह रहा है, चमोली में रह रहा है, ये हमें समझना है। इसी प्रकार जो भोटिया लोग आपके उत्तरकाशी में रहते हैं उन्हें हम जाड़ नाम से जानते हैं। आपसे प्रश्न आएगा कि जाड़ लोग कौन है, तो ये भोटिया का ही प्रारूप है और ये आपके उत्तरकाशी में रह रहे हैं। वो जो जाड़ लोग रहते हैं
अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं। अगर प्रश्न आ जाए ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं, तो राजा जनक को अपना वंशज मानते हैं। तो प्यारे साथियों याद रखना है कि जो मूल निवासी लोग हैं भोटिया लोग, ये आब के वृद्ध उच्च हिमालय क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है। अब आपका प्रश्न आएगा कि जो उच्च हिमालय क्षेत्र है ये कितने जनपदों में फैला है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना ये 6 जनपदों में फैला हुआ है। अब 6 जनपदों में फैला हुआ है तो इसे हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। कैसे याद रखेंगे कि आपने कोई सीपीयू खरीदा और वो किस कंपनी का है, बीआरटी कंपनी का है। ऐसे याद रख लेंगे कि सीपीयू खरीदा है और किस कंपनी का है, बीआरटी। कैसे याद हो जाएगा, तो हमने सी से याद किया है चमोली, हमें याद हो जाएगा सी से चमोली, और पी से याद हो जाएगा पिथौरागढ़, और यू से हम कहें तो यू से हो जाएगा उत्तरकाशी, और यहाँ बी की बात की जाए तो बी से हो जाएगा बागेश्वर, और आर से बात करें तो हो जाएगा रुद्रप्रयाग, और टी से बात करें तो हो जाएगा टिहरी। तो प्यारे साथियों हमने जाना कि 6 जनपद जो हैं आपके वृद्ध हिमालय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। अब अगर अगली बात कर लेते हैं प्यारे साथियों कि प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख नदियां जैसे कि हम बात करें भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी है। आपको साथियों ये भी याद रखना है भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम जो होता है वो देवप्रयाग में होता है। ठीक है, और अगर हम कहें भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहु नाम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार अगली नदी है धौली गंगा नदी, गौरी नदी और गंगा नदी। उत्तराखंड का जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है वो आपकी गंगा नदी है। ठीक है, और गंगा नदी इन दोनों नदियों के संगम से बनी है, अर्थात भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है देवप्रयाग में, वहीं से आपकी गंगा नदी शुरुआत मानी जाती है। अब अगले पॉइंट की एक और बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें फूलों की घाटी की, फूलों की घाटी साथियों आपका चमोली जनपद में पड़ने वाला स्थल है जो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में है, जो कि आपका वृद्ध उच्च हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहले साथियों अब हम चर्चा कर लेते हैं वृद्ध उच्च हिमालय क्षेत्र में कि हमारी कौन कौन सी पहाड़ चोटियां आती हैं और उसके बारे में। आइए साथियों देख लेते हैं मध्य हिमालय और महा हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ कि जो हमारे महा हिमालय में बसी हुई पर्वत चोटियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो पहले साथियों हम जान लेते हैं जो प्रमुख चोटियाँ हैं। जैसे कि हम बात करें पहली हमारी चोटी है नंदा देवी आपकी पश्चिमी, याद रखेंगे। जैसे कि हम महा हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं 4500 से 7817 मीटर तक आपका महा हिमालय फैला हुआ है, तो सबसे ऊंची चोटी भी आपको नंदा देवी पश्चिमी दिखाई देगी जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम दूसरी चोटी की बात कर लें, अगर प्रश्न आए उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी कामेट। एग्जाम में काफ़ी बार आपका पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो कामेट की ऊंचाई की बात कर लें तो 7756 मीटर है जो कि चमोली जनपद में पड़ता है। तीसरी चोटी की बात की जाए तो नंदा देवी पूर्वी है। ध्यान रखेंगे नंदा देवी पश्चिमी जो है सबसे ऊंची चोटी है, और नंदा देवी पूर्वी जो है तीसरी हमारी चोटी है जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे 7434 मीटर है, और ये भी आपकी चमोली जनपद में स्थित है। चौथा पर्वत देख लेते हैं हमारा माणा। माणा को उत्तराखंड का प्रथम गांव भी घोषित किया गया है, जिसे हम पहले पुराना गांव या हम कह सकते हैं अंतिम गांव भी सुनते थे। ठीक है, ये आपका चमोली में स्थित है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 72 है, या हम कह सकते हैं 7072 मीटर है। इस चमोली में स्थित है। प्यारे साथियों ये यूके एसएससी का एक बार क्वेश्चन ये भी आया था, वहाँ आपकी ऊंचाई में थोड़ा परिवर्तन करके दिखाया गया था। ये 72 के स्थान पर इसे 73 किया गया था। तो उस प्रकार आप परेशान ना हो, कभी कदार एग्जामिनर क्या होता है एक अंक बढ़ाकर आपसे पूछ लेता है। हमारा अगला पर्वत है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की ऊंचाई की बात करें तो 7140 मीटर है जो कि चमोली में पड़ता है। हमारा अगला पर्वत है चौखंबा पर्वत जिसकी ऊंचाई 7138 मीटर है, ये भी आपका चमोली में पड़ता है। अगला पर्वत है त्रिशूल पर्वत जिसकी ऊंचाई की बात की जाए 7120 मीटर है, चमोली में है। साथियों आगे हम उत्तराखंड के इतिहास में जानेंगे त्रिशूल अभिलेख से क्या क्या प्राप्त हुए हैं उसे इतिहास में जानेंगे। इस प्रकार हम 8वें पर्वत श्रृंखला की बात कर लेते हैं सतोपंथ। सतोपंथ की ऊंचाई की बात करें 7084 मीटर है जो कि चमोली में स्थित है।
हमारा अगला पर्वत है द्रोणगिरी, जिसे दूनागिरी के नाम से भी जानते हैं। ऊंचाई की बात की जाए 7066 मीटर है और चमोली में स्थित है। इस प्रकार 10वां पर्वत है गंधमादन पर्वत, जिसकी ऊंचाई 6984 मीटर है और ये आपका चमोली में स्थित है। तो प्यारे साथियों, अभी तक हमने 10 चोटियों की बात की है जो कि हमारी चमोली में स्थित है। अब हम अन्य चोटी की बात कर लेते हैं, कौन सी चोटी हमारी स्थित है। तो हमारी अगली चोटी है केदारनाथ, जिसकी ऊंचाई है 6968 मीटर और ये आपके चमोली और उत्तरकाशी जनपद में फैली है। अगला पर्वत है हमारा पंचाचूली पर्वत, यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के द्वारा फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है वर्तमान में, ये आपसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसकी ऊंचाई हो जाती है 6904 मीटर, पिथौरागढ़ में स्थित है। हमारा अगला पर्वत है हाथी पर्वत। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था यूकेएसएससी में कि हाथी पर्वत कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका उच्च बृहद हिमालय क्षेत्र में आता है और जिसकी ऊंचाई की बात करें 6727 मीटर है और चमोली जनपद में स्थित है। अगला पर्वत है गंगोत्री। गंगोत्री पर्वत की ऊंचाई की बात करें 6072 मीटर है और उत्तरकाशी में पड़ता है। और अगला है यमुनोत्री। प्यारे साथियों, गंगोत्री और यमुनोत्री हमारे एक पावन धाम भी हैं 4 धामों में, ठीक है, इनको याद रखना है विशेष। अगर यमुनोत्री की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 6400 मीटर, उत्तरकाशी में आती है। इस प्रकार हम बात कर लेते हैं हमारी अंतिम चोटी उच्च हिमालय क्षेत्र में स्वर्गारोहिणी पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 6252 मीटर, क्योंकि चमोली उत्तरकाशी में पड़ता है। और आपको बता दें, पांडवों के द्वारा स्वर्ग का रास्ता स्वर्गारोहिणी पर्वत से ही गया हुआ था। प्यारे साथियों, अभी तक हमने जाना महाहिमालय की प्रमुख चोटियां कौन सी हैं। अब अन्य तथ्यों की चर्चा कर लेते हैं। आइए साथियों, हम जान लेते हैं बृहद हिमालय या उच्च हिमालय के अन्य तथ्यों के बारे में। तो हम बृहद हिमालय या उच्च हिमालय क्षेत्र के बारे में जान रहे हैं। तो पहली बात तो हम करें इसके नीचे वाले क्षेत्र की, जैसे कि हमारा बृहद हिमालय जो होता है, इसके नीचे वाले तराई वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं या नीचे वाले क्षेत्र की बात। तो यहाँ छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं और जिन्हें कुछ अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे हम कहेंगे बुग्याल नाम से जाना जाता है। या आपका प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि घास के मैदान को पहाड़ी स्थलों पर किस नाम से जाना जाता है, तो बुग्याल हम एक नाम दे सकते हैं। दूसरा नाम एक और मिलता है पयार नाम, और अल्पाइन पास्चर भी इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार हमें देखा कि बृहद हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार आपके नाम मिलेंगे जो घास के मैदान हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो हमारे यहाँ हिमनद पाए जाते हैं, ग्लेशियर पाए जाते हैं, वो आपके कौन कौन से हैं, और प्रमुख ग्लेशियरों को या हिमनदों को हम जान लेते हैं। आइए जानते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन आए, राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है गंगोत्री ग्लेशियर है, और जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, याद रखेंगे। राज्य का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है और बहुत तीव्रता से पिघल रहा है। वैज्ञानिकों की कई बार इस पर चेतावनी मिल चुकी है कि अगर इसी तरह ये ग्लेशियर पिघलता रहा तो तबाही मचा देगा। इस प्रकार अगर प्रश्न आए कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो आता है मिलम ग्लेशियर। और अगर यही क्वेश्चन और आ जाए इसी तौर पर कि सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर कौन सा है, तो थांगला ग्लेशियर। तो अभी हमने 3 ग्लेशियरों को जाना है, जो प्रमुख सबसे बड़ा कौन सा है ऊंचाई पर, कुमाऊं का सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे ऊंचाई पर कौन सा है। अब हम जान लेते हैं कि हिमानियों द्वारा शोषित ग्लेशियर कौन सा है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रख के चलना है, बहुत मेन है कि हिमानियों द्वारा शोषित मतलब बर्फ को द्वारा शोषण कर लिया गया है उन ग्लेशियरों का। तो हमारे इस प्रकार के गंगोत्री ग्लेशियर में आते हैं ये, और गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तरकाशी में आता है। ये सभी जो ग्लेशियर हम देख पा रहे हैं, जैसे रक्तवर्ण की बात कर रहे हैं, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी और चतुरंगी, ये जो ग्लेशियर आते हैं ये आपके गंगोत्री ग्लेशियर के पास ही लगते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं ये ग्लेशियर जो है आपके उत्तरकाशी से लगने वाले ग्लेशियर हैं या उसमें स्थित हैं, ठीक है। तो ये आपके पोषित ग्लेशियर हो गए। तो प्यारे साथियों, हमने सभी गुणांकों के बारे में जान लिया है कि बृहद हिमालय में क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम जान लेते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का अंतिम आपका भाग है। आइए साथियों, जान लेते हैं भौगोलिक क्षेत्र में 8वां क्षेत्र जो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र के बारे में।
साथियों अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय क्षेत्र की कि ये कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, तो ये लगभग आपका 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है। अगले पॉइंट की बात करें, इसके अन्य नाम क्या क्या मिलते हैं, तो अन्य नाम इसको तिब्बती हिमालयन भी कहा जाता है, इसको टिबियन हिमालय कहा जाता है, और इसे राज्य में 33 सागर भी बोला जाता है। अब ऐसे तो एक ध्यान रखना है कि ट्रांस हिमालय में आपकी 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। अगर हम 3 श्रेणियों की बात करें कौन कौन सी पाई जाती हैं, एक आपकी लद्दाख पाई जाती है, लद्दाख, दूसरी काराकोरम और तीसरी जास्कर श्रेणी, जास्कर या जैस्कर श्रेणी पाई जाती है। ऐसा कि हम तीसरी श्रेणी की जो बात कर रहे हैं, जो सबसे नीचे की श्रेणी है, इसका कुछ छोर हम कह सकते हैं हमारे उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो आपसे प्रश्न क्या आएगा कि जास्कर या जैस्कर श्रेणी का वर्चस्व देखने को कहाँ मिलता है, तो उत्तराखंड के ट्रांस हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलता है। हम ये भी कह सकते हैं हमारा उत्तराखंड का जो उत्तरी भाग है वहाँ आपकी ट्रांस हिमालय श्रेणी देखने को मिलेगी। अगर प्रश्न आया आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है, तो इसे अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण किया गया है। और ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा ट्रांस हिमालय क्षेत्र है उत्तराखंड में महान हिमालय या बृहद हिमालय से ऊपर का क्षेत्र है। अगर प्रश्न आ जाए कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो हम कहेंगे महा हिमालय बृहद हिमालय से ऊपर इसकी स्थिति आती है। अब अगला प्रश्न और आ सकता है कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र से आपकी कौन कौन सी पूर्ववर्ती नदियों का उद्गम हुआ है, या हम ये भी कह सकते हैं पूर्ववर्ती नदियों की अगर बात हुई है कि हिमालय के जन्म के उत्थान से पहले जो नदियाँ निकली हैं उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कह दिया जाता है। जैसे कि सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियाँ आपकी पूर्ववर्ती नदियों में आती हैं, ये आपको ध्यान रख के चलना है। अब राज्य स्तर पर जाने हम कि हमारे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख दर्रे आते हैं, तो पहले साथियों में एक ट्रिक के साथ याद करा देते हैं। आपको याद रखना है ट्रिक, नमक से कैसे याद रखोगे, न से याद किया है नीति, और मैं से याद किया है माड़ा, और कैसे किया है किंगरी बिंगरी। इसके अलावा हमारे उत्तराखंड में आपके ट्रांस हिमालय क्षेत्र में और भी दर्रे पड़ते हैं। जैसे कि लिपुलेख दर्रे की बात की जाए, लिपुलेख दर्रे को हमारे राज्य में ट्राइकोनर पास दर्रा भी कहा जाता है। अब ट्राइकोनर पास दर्रा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी सीमा जो है आपकी नेपाल से भी लगती है और तिब्बत या चाइना से भी लगती है। इस प्रकार 3 प्रमुख देशों से लगने वाला ये आपका लिपुलेख दर्रा है, इसे ट्राइकोनर पास दर्रा भी कहा गया है। एक और आता है सलसला दर्रा, ये भी ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहले साथियों अभी तक हमने ट्रांस हिमालय क्षेत्र के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम एक जान लेते हैं डॉक्टर एस.सी. खरकवाल के अनुसार हमारे उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को 5 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा हुआ है आइए देखते हैं। अगर हम डॉक्टर एस.सी. खरकवाल जी के अनुसार देखें कि हमारे उत्तराखंड के क्षेत्रों को अलग अलग भागों में बांटा है और कैसे बांटा है, जैसे कि हमने अभी बात की है ट्रांस हिमालय को, तो ट्रांस हिमालय से नीचे वाली जो श्रेणी थी आपकी बृहद हिमालय क्षेत्र थी, या इसको महान हिमालय क्षेत्र कह रहे थे। अब आपका प्रश्न आएगा ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय या हम कहें आपका बाह्य हिमालय को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, तो उसे सचर जोन या हिंज लाइन कहा जाएगा। अगर प्रश्न आ रहा है आपका कि ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, तो उसे सचर जोन या हिंज लाइन कही जाएगी। इसी प्रकार बृहद हिमालय क्षेत्र या महान हिमालय क्षेत्र और आपका लघु मध्य हिमालय क्षेत्र को अलग करने वाली जो रेखा है प्यारे साथियों, उसे हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, या हम कहेंगे MCT भी कहा जाता है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन आए मध्य लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट रेखा है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताया जा रहा है, आपके एग्जाम लायक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद शिवालिक हिमालय और तराई क्षेत्र को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, तो कहेंगे हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, जिसे HFF के नाम से जाना जाता है। पहले तो अभी तक हमने जाना जो भौगोलिक क्षेत्र में हमारी पट्टियां हैं उन्हें अलग करने वाली रेखाएं कौन सी हैं, तो इन आपको क्या करना है, ये आपकी सचर जोन या हिंज लाइन जो है, या हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात कर रहे हैं, या मेन बाउंड्री फॉल्ट की बात कर रहे हैं, या हिमालयन फ्रंट फॉल्ट की बात कर रहे हैं, ये 4 रेखाओं को अच्छे से याद करके चलना है कौन सी किसको अलग कर रही है। जैसे कि हम बात करें सुंदरलाल बहुगुणा,
सुंदरलाल बहुगुणा ने भी मेन सेंटर थ्रस्ट को लेकर कार्य किया था। इन्होंने कहा कि ये जो रेखा है ये आपके टिहरी बांध के नीचे से गुजरती है, ठीक है, याद रखना है। तो इस प्रकार उस मुद्दे को लेकर उन्होंने टिहरी बांध को रोकने की बात कही थी। पहले साथियों हमने उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र को बड़े अच्छे से पढ़ लिया है, एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। बाकी चीज़ें हम अगली वीडियो में कर लेंगे। अब हमारा भौगोलिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण नोट के साथ कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।